अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम अर्तुगरुल गाजी के बेटे उस्मान गाजी के सीज़न 2 को स्टार्ट करेंगे और उसे उर्दू या हिंदी में आपको दिखाकर पेश करेंगे, तो बहुत मज़ा आने वाला है। कुल्लूस उस्मान सीज़न 2 आपको हमारे चैनल XTG वर्ल्ड पर देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों आज से हम स्टार्ट करते हैं एपिसोड नंबर 1 से। दोस्तों किस नंबर 1 की शुरुआत में उस्मान गाजी को दिखाया जाता है जो कि बिजली की रफ्तार से इधर उधर घूम रहे होते हैं और अपने घोड़े पर सवार होते हैं। फिर इसके बाद एक फ़कीर को दिखाया जाता है जो कि अल्लाह का एक बहुत बड़ा आशिक होता है। दोस्तों इस फ़कीर का नाम कुमराल अब्दाल होता है। दोस्तों कुमराल अब्दाल पहले एक बकरी को देखते हैं और कहते हैं कि इधर आओ बेचारी बकरी, और बकरी उधर आती है। फिर कुमराल अब्दाल बकरी को अपनी गोद में ले लेते हैं और कहते हैं प्यारी बकरी, बेचारी बकरी। और फिर उन्हें एक भेड़िया नजर आता है जो कि काफ़ी गुस्से में उधर खड़ा हुआ होता है और ऐसा लगता है कि वो भेड़िया उधर आएगा और उस बकरी को खा जाएगा। लेकिन कुमराल अब्दाल उस बकरी से कहते हैं कि बकरी देखो भेड़िया भाई आया है। और फिर कुमराल अब्दाल भेड़िए को कहते हैं कि भेड़िए भाई तुम इधर आ जाओ। भेड़िया भी उधर आ जाता है। फिर कुमराल अब्दाल बकरी और भेड़िए को एक साथ रखते हैं और फिर एक बर्तन के ऊपर से कपड़ा हटाते हैं तो नीचे से एक तरफ गोश्त होता है और दूसरी तरफ घास होता है। एक तरफ से भेड़िया गोश्त खाता है और दूसरी तरफ से बकरी घास खाती है और कुमराल अब्दाल काफ़ी खुश नज़र आते हैं और वो इश्किया कलिमात अदा करते हैं और अपने रब से इश्क का इजहार कर रहे होते हैं। और फिर कुमराल अब्दाल नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें बयान करते हैं और काफ़ी खुश नज़र आते हैं। इतने में उस्मान गाजी अपने मुकाम पर पहुंच जाते हैं जिधर उन्हें आना होता है। इधर सफ़ेद दाढ़ी वालों का एक बहुत बड़ा लश्कर होता है। इधर एक सफ़ेद दाढ़ी वाला आता है और कहता है कि जो ये रास्ता है इस पर दिल मुतमईन और अक्ल मजबूत रखना होती है। उस्मान गाजी कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा दिल मुतमईन है और मेरी अक्ल भी मजबूत है। फिर सफ़ेद दाढ़ी वाला अर्तुगरुल गाजी के बेटे उस्मान को अपने साथ ले जाता है और उस्मान गाजी से रास्ते में बातें करता है और कहता है कि इत्तेहाद नहायत ज़रूरी है। तुर्कों के अंदर इत्तेहाद की कमी है, लेकिन जब वो इत्तेहाद करते हैं तो एक बहुत बड़ी सल्तनत बन जाती है। इसीलिए अब हम भी एक रियासत और सल्तनत तश्कील देंगे जिसके अंदर इत्तेहाद काफ़ी ज़रूरी होगा। इत्तेहाद दो बंदों का ही क्यों ना हो, वो बहुत मजबूत होता है, सिवाय इसके कि 1000 बंदे हों और वो अलग अलग हों। और इसी तरह वो सफ़ेद दाढ़ी वाले उस्मान गाजी को बहुत सारी इत्तेहाद की बातें बताते हैं। उस्मान गाजी कहते हैं कि हम लोग भी इत्तेहाद पर कायम रहेंगे और अपनी एक सल्तनत बनाएंगे। इसके बाद उस्मान गाजी एक नदी में से होकर बहुत ही खूबसूरत अंदाज में उस जगह पर आ जाते हैं और उधर एक सफ़ेद दाढ़ी वालों के सरबराह बैठे हुए होते हैं। फिर उस्मान गाजी अपना तारुफ करवाते हैं और कहते हैं कि अर्तुगरुल गाजी का बेटा उस्मान। वो कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम। सफ़ेद दाढ़ी वाले कहते हैं कि वालेकुम अस्सलाम उस्मान साहब, आइए बैठिए। उस्मान गाजी उधर बैठ जाते हैं। इसके बाद कुमराल अब्दाल को दिखाया जाता है, वो भेड़िए और बकरी अपनी जगह पर खाना खा रहे होते हैं और कुमराल अब्दाल उस वक्त भी काफ़ी हिकमत की बातें कर रहे होते हैं। फिर सफ़ेद दाढ़ी वालों के सरबराह उस्मान गाजी से कहते हैं कि अल्लाह ने इंसान को पैदा किया, उसने इंसान को दिमाग दिया, उसने इंसान को अकल दी, उसने उसे दिमाग और जान बख्शी, तो जहन उसकी जीनत है और ज़बान उसका जेवर है। इसके बाद उस्मान गाजी कहते हैं कि आप ठीक कह रहे हैं, यही हकीकत है। फिर सफ़ेद दाढ़ी वाले कहते हैं कि हमें ज़िंदगी तराजू के उसूलों पर गुजारनी चाहिए, हमें इंसाफ से काम लेना चाहिए ताकि हम जुल्म के खिलाफ खड़े हो सकें। अर्तुगरुल गाजी के बेटे उस्मान कहते हैं कि हाँ यही हकीकत है। इसके बाद सफ़ेद दाढ़ी वाले कहते हैं कि अगर एक सरदार रवायात की पैरवी करता है तो उस पर रहमत बरसती है और अल्लाह ताला उसे अपनी बस्ती के लिए एक नेमत बना देता है। और जब अल्लाह एक नेमत अपनी बस्ती को देता है तो वो बस्ती के लिए बहुत अच्छा होता है। अब उस्मान साहब वक्त आ गया है कि जहन अपना बना लें, हम एक रियासत बनाएंगे। उस्मान गाजी कहते हैं कि मुझे मदऊ किया गया है। सफ़ेद दाढ़ी वाले कहते हैं कि आपके कबीले में मसाइल दरपेश हैं, हम जानते हैं, लेकिन क्या आप अपने आप को जानते हैं उस्मान साहब? उस्मान गाजी कहते हैं आपका क्या मतलब है? वो कहते हैं कि आपको अपने आप को जानना होगा उस्मान साहब। उस्मान गाजी कहते हैं कि मेरे अंदर क्या कमी है आप मुझे बताएं ताकि मैं उसे पूरा कर सकूं और उसे अपनी खासियत बना सकूं। सफ़ेद दाढ़ी वाले कहते हैं कि आपके हथियार, आपका घोड़ा और आपका बिस्तर आपके अब नहीं रहेंगे, वो आपकी मिलत के हैं। उस्मान गाजी कहते हैं यही हकीकत है।
सफ़ेद दाढ़ी वाले कहते हैं कि अब से उस्मान साहब आप जिस रास्ते पर जाएंगे वो आप अपनी मर्जी से नहीं जाएंगे, बल्कि अपनी रियासत और अपनी मिलत के लिए उन रास्तों पर कदम रखेंगे। और फिर वो कहते हैं कि आपके सारे ख्वाब अब आपके अपने नहीं रहेंगे, वो आपकी मिलत के रह जाएंगे। और फिर सफ़ेद दाढ़ी वाले काफ़ी हिकमत की बातें कहते हैं और कहते हैं कि वक्त आपका नहीं है, ना ही बच्चे आपके हैं, आपका इस दुनिया में कोई भी नहीं है। उस्मान गाजी कहते हैं आपका क्या मतलब है? वो कहते हैं कि आप सिर्फ अपनी रियासत के लिए हैं और रियासत आपके लोगों के लिए है, लोगों के लिए आप हैं और आप अपने लोगों के लिए उम्मीद हैं। उस्मान गाजी कहते हैं कि इस रियासत के लिए मेरी जान कुर्बान, मेरा माल कुर्बान, मेरा ख़ानदान कुर्बान, मैं अपने आप को, अपने प्यारों को इस रियासत पर कुर्बान कर दूंगा। सफ़ेद दाढ़ी वाले कहते हैं कि शैतान की फ़ौज ज़मीन पर फसाद फैला रही है और तुर्कों की फ़ौज ज़मीन पर अमन ला रही है, लिहाजा अब हम सब तुर्क मुत्तहिद होकर उन्हें बाहर निकालेंगे और अपनी एक नई रियासत बनाएंगे। उस्मान गाजी कहते हैं हम इस रियासत के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देंगे। वो कहते हैं कि अब आपने अपने लोगों के अंदर जज्बा डालना है कि हम लोग एक नई रियासत बनाएंगे और उस्मान साहब आपका यही काम होगा। उस्मान गाजी कहते हैं शुक्रिया और फिर उधर से निकल आते हैं। दोस्तों इसके बाद कबीले में सारे कई सामान बांध रहे होते हैं और हिजरत की तैयारियां कर रहे होते हैं। इतने में उधर एक छोटा सा नन्हा बच्चा आता है। दोस्तों इस बच्चे का नाम अहमद होता है और ये लोहार का बेटा होता है। दोस्तों इस बच्चे की माँ नहीं होती। इतने में वो बच्चा उधर आ जाता है और बाला खातून की आंखों पर अपना हाथ रख के पूछता है कि बताएं बाला खातून मैं कौन हूँ। बाला खातून कहती हैं कि ज़रूर तुम यूसुफ हो। वो कहता है कि नहीं। बाला खातून कहती हैं तो फिर हसन होगे। वो कहता है नहीं। फिर बाला खातून कहती हैं चलो मैं तुम्हारे हाथ देखती हूँ और फिर मैं तुम्हें पहचान जाऊंगी। बाला खातून उसके हाथों को हाथ लगाती हैं। हाथों को पहचानने के बाद बाला खातून कहती हैं कि ये हाथ तो उस छोटे लोहार अहमद के लग रहे हैं। और फिर बाला खातून पीछे मुड़ती हैं तो पीछे अहमद होता है। फिर अहमद बाला खातून को जंगली फूलों का एक गुलदस्ता देता है। बाला खातून वो लेकर कहती हैं कि मैं तुम्हारे हाथों पर कुर्बान जाऊं जिन हाथों ने ये जंगली फूल चुने। साथ ही में गोंचा खातून भी होती हैं और वो हंस रही होती हैं। फिर बाला खातून उसके हाथ को चूमती हैं और फिर अहमद से बातें पूछती हैं कि क्या तुम लोगों ने अपना सामान तैयार कर दिया और क्या तुम लोग तैयार हो। अहमद कहता है नहीं मेरी वालिदा साहिबा नहीं है, मेरे बाबा ने कहा है कि अगर वो होती तो हमारा काम बहुत जल्दी हो जाता, इसीलिए अब काफिले की रवानगी के बाद ही हम यहाँ से निकल पाएंगे। बाला खातून और गोंचा खातून दोनों परेशान हो जाती हैं और आबदीदा हो जाती हैं। बाला खातून गोंचा खातून से कहती हैं कि तुम जाओ अहमद की मदद करो, मैं यहाँ सारा सामान पैक कर देती हूँ और इसके बाद मैं वहाँ आऊँगी और अहमद के साथ मदद करूँगी और तुम वापस आकर यहाँ का सामान लाद देना। और फिर गोंचा खातून और अहमद जा रहे होते हैं तो अहमद कहता है क्यों ना दौड़ लगाई जाए और फिर अहमद और गोंचा खातून भाग भाग कर चले जाते हैं। बाला खातून पीछे से मुस्कुराती हैं। फिर इसके बाद हेज़ल खातून उधर आकर बाला खातून से कहती हैं कि एक बच्चा जन्नत की तरह होता है बाला। बाला खातून कहती हैं कि अहमद एक यतीम बच्चा है जिसके ऊपर उसकी माँ का साया नहीं है, इसीलिए वो मुझे बहुत अच्छा लगता है और वो मेरी आंखों का तारा है। हेज़ल खातून कहती हैं तुम कब तक दूसरों के बच्चों के साथ खेलती रहोगी बाला, अब वक्त आ गया है कि तुम अपना बच्चा पैदा करो क्योंकि उस्मान सरदार का बेटा है और उसे अपने बेटे की ज़रूरत है और वो अपने बेटे को सिपाही बनाना चाहता है, इसीलिए तुम्हें बेटा पैदा करना होगा। बाला खातून कहती हैं कि ये मेरे बस में तो नहीं है, ये तो अल्लाह की देन है। हेज़ल खातून कहती हैं तुम्हें पैदा करना होगा वरना कबीले में लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। बाला खातून को काफ़ी गुस्सा आ जाता है लेकिन वो फिर भी अपना काम पूरा करने में लग जाती हैं। इसके बाद बुरहान अहमद से ननी मुनी बातें करता है। बुरहान अहमद से कुछ सवालात पूछता है तो अहमद उसका जवाब देता है। बुरहान फिर अहमद को गोंचा खातून के साथ भेज देता है। फिर बुरहान से जोख्तुक पूछता है कि भाई क्या करना है। बुरहान कहता है कि हमने इस सारे सामान को एक बूढ़े की तरफ भेजना है। जोख्तुक कहता है कि हम ये जल्द ही कर देंगे। बुरहान कहता है इंशाल्लाह भाई इंशाल्लाह। दोस्तों इतने ही में उधर बाज़ंतीनी सिपाही हमला कर देते हैं और उनकी क़यादत एक सिपह सालार कर रहा होता है जिसका नाम कमांडर एलेक्सिस होता है और वो भी उनके साथ हमला कर देता है। जोख्तुक और बुरहान कहते हैं कि सब लोग नेज़े ले लो और उनका दिफा करो और फिर अपने कबीले वालों का दिफा करते हैं और उस जगह का दिफा करते हैं, लेकिन बाज़ंतीनी उधर टूट पड़ते हैं और हर तरफ आग लग जाती है।
پھر اس کے بعد زیر قطعی سوگوت میں آتا ہے اور اندر جا رہا ہوتا ہے تو سپاہی اس سے کہتے ہیں کہ تمہیں اپنے ہتھیار دینے ہوں گے۔ زیر قطعی کافی مزاحیہ انداز میں اپنا منہ بناتا ہے اور پھر اپنی تلوار اور چاقو نکال کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم نے ان کا خیال رکھنا ہے، یہ تمہارے بھی کام آ سکتے ہیں، اور پھر سرائے کے اندر آ جاتا ہے۔ اتنے میں زیر قطعی دھندار صاحب اور گندوز کو دیکھتا ہے جو کہ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں اور ان کے پاس آ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ دھندار صاحب پیاز کو توڑ کر گندوز سے کہتے ہیں کہ گندوز یہ پیاز لے لو، لیکن پیاز بہت زیادہ سخت ہو گیا ہے۔ گندوز زیر قطعی کو دیکھ کر کہتا ہے کہ چچا جان، جب تک منگول ہمارے آس پاس کتوں کی طرح ہماری زمینوں پر گھوم رہے ہوں گے تو پیاز سخت ہی پیدا ہوگا، اس کے علاوہ جب منگول ادھر سے چلے جائیں گے تو پیاز واپس ٹھیک ہو جائے گا۔ زیر قطعی انہیں دیکھتا ہے اور پھر ہنستا ہے اور کہتا ہے کہ میں اپنے ساتھ یہ سپاہی لایا ہوں، ایک تو گیہاتو خان کے غضب سے ڈر گیا اور دوسرا اپنے کمانڈر کے غضب سے ڈر گیا، اسی لیے یہ ہمارے ساتھ مل گئے ہیں۔ تمہیں ہماری ضرورت پڑ سکتی ہے، اسی لیے ہمیں رکھ لو۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تمہاری کوئی بھی ضرورت نہیں زیر قطعی۔ دوستو زیر قطعی ویسے ہی گھما پھرا کر باتیں کرتا ہے۔ دوسری جانب ہجرت والی جگہ پر بہت سخت حملہ ہوتا ہے اور یہ حملہ بازنطینیوں نے ہی کیا ہوا ہوتا ہے۔ بالا خاتون احمد کو اپنے پاس اٹھا لیتی ہیں اور اسے لے کر وہاں سے بھاگ جاتی ہیں۔ اتنے میں احمد اپنے ابو کو دیکھتا ہے جنہیں ایک بازنطینی سپاہی قتل یا شہید کر رہا ہوتا ہے۔ احمد کہتا ہے بابا، لیکن بالا خاتون انہیں وہاں سے لے کر بھاگ جاتی ہیں۔ بالا خاتون ایک مقام پر رکتی ہیں تو ادھر دو سپاہی آ جاتے ہیں۔ وہ دونوں سپاہی بالا خاتون سے لڑتے ہیں اور بالا خاتون کو نیچے گرا لیتے ہیں اور احمد کو اپنے ساتھ لے کر چلے جاتے ہیں۔ بالا خاتون بے ہوش ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد سرائے میں ایک سپاہی آ کر خبر دیتا ہے کہ ادھر حملہ ہو گیا ہے جدھر ہجرت کی تیاریاں کی جا رہی تھی۔ گندوز کہتا ہے یہ کیسے ہوا، یہ کس نے کیا؟ وہ سپاہی کہتا ہے یہ تو ہمیں بھی نہیں پتا، لیکن ہمیں خبر ملی ہے کہ بالا خاتون اور حیزل خاتون بھی وہاں تھی۔ دھندار صاحب اور گندوز صاحب دونوں پریشان ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد حملے والی جگہ پر بالا خاتون کو ہوش آ جاتا ہے اور وہ زخموں پر لت پت ہوتی ہیں تو ادھر وہ ایک چھوٹا سا بچہ دیکھتی ہیں جو رو رہا ہوتا ہے اور اس کی ماں کو بازنطینیوں نے قتل کر دیا ہوتا ہے۔ وہ اس بچے پر بہت ترس کھاتی ہیں اور اس بچے کو اپنی گود میں لے لیتی ہیں اور بالا خاتون اور حیزل خاتون کافی زیادہ روتی ہیں اور بسم اللہ کہتی ہیں۔ حیزل خاتون بھی بالا خاتون کے ساتھ اس موقع پر جوڑ کر بیٹھ جاتی ہیں۔ دوستو اس کے بعد ٹیکفور الیکسس جس نے ادھر ہجرت والی جگہ پر حملہ کیا ہوا ہوتا ہے، بوران، احمد اور باقی سپاہیوں کو لے آتا ہے اور اپنے قلعے کے اندر لے کر جا رہا ہوتا ہے تو احمد راستے میں گر جاتا ہے۔ بوران احمد سے کہتا ہے کہ احمد حوصلہ رکھو، ہم اس قلعے میں جائیں گے لیکن عثمان صاحب ہمیں آ کر بچا لیں گے۔ احمد کافی خوش ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ عثمان صاحب آئیں گے اور پھر نعرہ لگاتا ہے کہ عثمان صاحب آئیں گے، عثمان صاحب زندہ باد۔ سارے کئی سپاہی بھی نعرے لگاتے ہیں کہ عثمان صاحب زندہ باد، اور بوران جو ہی یہ نعرہ لگاتا ہے تو ایک بندہ بوران کو کوڑوں سے مارنے لگ جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد انہیں مارتے مارتے اندر لایا جاتا ہے تو ایک وحشی درندہ ٹائپ کا بندہ احمد کی طرف بڑھتا ہے اور احمد اس کے منہ پر تھوک دیتا ہے۔ اس بندے کو کافی زیادہ غصہ آتا ہے۔ وہ بندہ جو ہی احمد پہ وار کر رہا ہوتا ہے تو پیچھے سے الیکسس کہتا ہے کہ رک جاؤ، وہ وہاں ہی رک جاتا ہے۔ اس کے بعد عثمان غازی کے سپاہیوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے، انہیں بار بار مارا جاتا ہے، اور ادھر چوک میں کمانڈر الیکسس کا ایک بندہ شراب پی کر آتا ہے اور کہتا ہے کہ عثمان کہاں ہے، جب وہ مرے گا تو میں اس کی کھوپڑی میں شراب پیوں گا۔ سب لوگ ہنستے ہیں۔ وہ بندہ کہتا ہے کہ عثمان کی کھوپڑی میں شراب پینا کافی مزیدار ہوگا۔ اتنے ہی میں وہ بندہ ایک پتھر پر جا کر گرتا ہے۔ الیکسس اور سارے ادھر ہنستے ہیں، لیکن بوران کہتا ہے اللہ اکبر، اللہ کی شان دیکھو، بے شک اللہ تو سب سے بڑا ہے۔ پھر اس کے بعد عثمان غازی قبیلے تشریف لاتے ہیں تو جوک تک کہتا ہے کہ ہم پر حملہ ہوا ہے بھائی۔ عثمان غازی کافی پریشان ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ حملہ کس نے کیا؟ جوک تک کہتا ہے کہ ایک بازنطینی کمانڈر نے کیا جس کا نام الیکسس تھا۔ عثمان غازی پھر پریشان ہو جاتے ہیں۔ پھر عثمان جوک تک سے کہتے ہیں کہ جب ہم پر حملہ ہوا تو گندوز بھائی اور باقی سپاہی کدھر تھے؟ جوگتو کہتا ہے کہ وہ سرائے میں تھے۔ پھر عثمان غازی جاتے ہیں اور زخمیوں کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ جلد ہی ختم ہو جائے گا، صبر رکھو میرے بھائیو، حوصلہ رکھو۔ اور پھر عثمان غازی آگے جا رہے ہوتے ہیں تو جوگتو عثمان غازی کو روکتا ہے۔ عثمان کہتے ہیں کہ کیا ہوا جوگتو؟ جوگتو کہتا ہے کہ بالا خاتون بھائی
بالا خاتون کا نام سن کر عثمان کافی غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا ہوا بالا خاتون کو؟ جوگتو کہتا ہے کہ وہ بھی زخمی ہے۔ عثمان کافی پریشان ہو جاتا ہے اور اندر بھاگتا ہوا خیمے کی طرف آتا ہے اور ادھر ہو جاتا ہے ایپیسوڈ نمبر 1 کا اختتام۔ تو دوستو یہاں سے آگے کی کہانی ایپیسوڈ نمبر 2 میں دکھائی جائے گی، اور اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کریں، کیونکہ اگر آپ اسے سبسکرائب نہیں کریں گے تو آپ کو ایپیسوڈ نمبر 2 نہیں ملے گی۔ تو دوستو بس آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔